नमस्कार मित्रों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टीलेज एंड टिल्थ यानी भू परिष्करण क्या है, क्या होता है इसमें। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे कि टीलेज क्या होता है और टिल्थ भू परिष्करण किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हम देखते हैं भू परिष्करण, जो पहला हमारा डिफिनेशन है, पहला जो टर्म है, हमारा टॉपिक है भू परिष्करण। देखते हैं उसको। तो इसमें है भूमि के भौतिक परिवर्तन। क्या है? भूमि के भौतिक परिवर्तन को भू परिष्करण कहते हैं। क्या? भूमि के भौतिक परिवर्तन को भू परिष्करण कहते हैं। सीधी सी बात यहाँ पे हमें समझनी है कि मिट्टी है, भूमि है हमारी, उसकी भौतिक परिवर्तन को यानी कि उसकी खुदाई करना या फिर उसकी संरचना को बदलना भू परिष्करण कहलाता है, जो कृषि यंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अच्छे अंकुरण के पश्चात फसल की अच्छी वृद्धि हो सके। बात यहाँ पे देखते हैं कि भूमि की भौतिक संरचना में परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप जो हम उसमें फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, जो उसमें जो है अच्छी वृद्धि एवं पैदावार प्राप्त हो सके। जब हमारे भूमि की संरचना में भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि खेत की हम जुताई करते हैं, तो जुताई करने के बाद जो हमारी फसल लगाते हैं, तो जुताई करने से जितनी अच्छी जुताई होती है, हमारी फसल की वृद्धि उतनी ही बढ़िया होती है। तो यहाँ पे वही बात कर देखते हैं हम डिफिनेशन टीलेज यानी कि भू परिष्करण का क्या डिफिनेशन है। तो भू परिष्करण की परिभाषा, भू परिष्करण वह यांत्रिक क्रिया है। क्या? भू परिष्करण वह यांत्रिक क्रिया है। किस प्रकार की यांत्रिक क्रिया है? जिसके द्वारा मृदा में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है तथा उचित अवस्था प्रदान करने के लिए मृदा तल पर की जाने वाली क्रियाएं भू परिष्करण कहलाती हैं। सीधी सी बात हम ऐसे रिलेट करते हैं, जुताई क्यों करते हैं, जुताई से क्या फ़ायदे होते हैं। सेम चीज़ है, भू परिष्करण वही है कि मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन करना, फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन करना, यानी कि हमें अपने खेत की जुताई करना, भू परिष्करण कहलाता है। आगे हम देखते हैं भू परिष्करण के क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भू परिष्करण। भाई, हम भू परिष्करण क्यों करते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं भू परिष्करण के। तो उचित बीज सैया का उपलब्ध होना, भू परिष्करण का उद्देश्य है उचित बीज सैया का उपलब्ध होना, खरपतवार का नियंत्रण, मृदा और पानी का संरक्षण आदि प्रमुख है। क्या? मृदा और पानी का संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण भू परिष्करण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो खरपतवार होता है, खरपतवार का नियंत्रण, ये भू परिष्करण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। खरपतवार का नियंत्रण भू परिष्करण करते हैं, यानी कि खेत की जुताई, निराई गुड़ाई हम करते हैं, तो उससे खरपतवारों से बचा जा सकता है। हमारे खरपतवारों को अगर हम जुताई कर देते हैं, जो हमारे खरपतवार होते हैं तो वो मिट्टी में दब के मर जाते हैं, या गुड़ाई के द्वारा हम जो है खरपतवारों को खेत से, अपने ज़मीन से निकालते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य, ये प्राथमिक भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो यहाँ पे देखते हैं प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण के निम्न उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी टीलेज, ये प्राथमिक भू परिष्करण क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण वह है जो एक फसल लेने के तुरंत बाद हमें दूसरी फसल लेने के लिए अपनी खेत में, अपने ज़मीन पे मिट्टी की संरचना में बदलाव लाना, यानी कि जुताई करना, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। अब प्राथमिक भू परिष्करण के क्या उद्देश्य हैं, क्या मतलब है प्राथमिक भू परिष्करण करने का। तो मृदा में वायु संचार बढ़ाना। क्या? इंक्रीज सॉयल एयर, मृदा में वायु संचार का बढ़ाना, ये प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य हैं। तो भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा मृदा में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखा जा सकता है। जो भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण है, उसके द्वारा मृदा में वायु संरचना को अच्छे से बनाया जा सकता है या बनाए रखता है पर्याप्त मात्रा में। आगे देखते हैं, मृदा के रंध्रकूपों में वायु तथा जल धारित रहता है। मृदा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं मिट्टी के, जैसे एक ढेला मिट्टी का लिए तो मिट्टी का एक टुकड़ा, तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वही रंध्र या कूप कहलाते हैं। रंध्र या कूपों में वायु तथा जल धारित रहता है।
जब जुताई करेंगे हम खेत की तो मिट्टी जो हमारी होगी ऊपर आएगी, उसकी संरचना में बदलाव होगा, तो वो जल धारण और वायु धारण क्षमता दोनों उसकी बढ़ जाती है। मृदा में उपस्थित वायु बीजों अंकुरण तथा श्वसन के लिए आवश्यक होता है। जो हमारी मृदा होती है, जब हम उसका प्राथमिक भू परिष्करण यानी जुताई करते हैं, तो जब हम बीज डालते हैं तो बीज में जो मिट्टी जो हमारी होती है, मिट्टी में भू परिष्कार वायु संचारण बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है, तो हमारा जो बीज होता है, जो हम मिट्टी में अपने बीज को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। और आगे बात करेंगे कार्बनिक पदार्थों का मिलाना। प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा हम मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को भी मिलाते हैं या मिलाया जा सकता है। वो कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉयल, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का मिलाना। तो बुआई के बाद खेत में कार्बनिक खादें जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, खली की खाद को बिखेरने के पश्चात जुताई करके अच्छी तरह से मिलाना। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राथमिक भू परिष्करण में हम कोई भी फसल को बोने से पहले हम बुआई से पहले खेत में कार्बनिक खादों को डालते हैं। ठीक है, खेत में कार्बनिक खादों को डालते हैं और उसके बाद फिर प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा जो हमारी कार्बनिक खादें हैं, गोबर हो गया, खली हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक खादें हो गई, जो उसको मिट्टी में मिला देते हैं, हल चला के मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि जो है हमारे जो खाद होती है ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए और मिट्टी का जो पोषक तत्व है, मिट्टी की क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता, वो बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे खरपतवारों का नियंत्रण। ये प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। खेतों में उपस्थित खरपतवारों को जुताई द्वारा उखाड़ देते हैं या सूख जाते हैं, जिसके फलस्वरूप खरपतवार नियंत्रित हो जाता है। प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा, यानी कि हम कोई भी फसल को बोने से पहले जब अपने खेत की जुताई करते हैं तो उसमें जो खरपतवार पड़े होते हैं, या तो खरपतवारों को हम उखाड़ के फेंक देते हैं या फिर जुताई के साथ वो खरपतवार मिट्टी में दब के नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। मृदा की जुताई मिट्टी पलट वाले हल से कर देने से खरपतवार मिट्टी में दब जाते हैं और दब जाने से इनका फसल में प्रकोप नहीं होता है। ये जो खरपतवार होते हैं, इनका मिट्टी पलट हल से जब हम प्राथमिक भू परिष्करण करेंगे तो मिट्टी पलट हल से करेंगे तो जो जितने भी खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार पेड़ पौधे होते हैं, वो सब मिट्टी जब पलट जाएगी तो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे, दब के नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो वो हमारी फसल में नहीं आएंगे, कम रहेंगे उनकी मात्रा, इनका प्रकोप हमारी फसलों में बहुत कम होगा। आगे देखते हैं मृदा कटाव का रोकना। ये कैसे, प्राथमिक भू परिष्करण के द्वारा हम मृदा के कटाव को भी रोक सकते हैं, ये कैसे संभव है, तो आइए देखते हैं कैसे है। कंट्रोल ऑफ सॉयल इरोजन। बिना जुताई की गई मिट्टी कठोर होने से वर्षा पर पानी मृदा के अंदर बहुत कम मात्रा में सोखता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी का बहाव होने से मृदा की उपजाऊ परत की मिट्टी बहकर नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, जब हम अपने खेत की यानी मिट्टी की जुताई नहीं करेंगे तो जो वर्षा के द्वारा सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और जो हमारी मिट्टी होगी वो मिट्टी का ऊपरी परत ही कुछ बहुत कम हिस्सा जो है वर्षा के जल के द्वारा ही बह जाएगा। नहीं तो हमारे जो मिट्टी है वो जल कम सोखती है, जो बिना जुताई वाली जो मिट्टी है वो जल कम सोखती है और उसके बाद उसकी वजह से मृदा कटाव कम होता है। आगे हम देखेंगे द्वितीय भू परिष्करण के उद्देश्य, सेकेंडरी टिलेज। ये सेकेंडरी टिलेज क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो मृदा नमी को संरक्षित करना। जो सेकेंडरी टिलेज है, द्वितीयक जुताई है, मृदा नमी को संरक्षित है। इसके द्वारा हम कैसे मृदा नमी को संरक्षित करेंगे, तो खेत की निराई गुड़ाई करके मृदा की सतह की रंध्र कोशिकाओं को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह का निचली सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है। यहाँ पे कैसे, जब हम अपनी फसल को खेत में डाल देते हैं, हमारी फसल खेत में जब बड़ी हो जाती है तो उसमें खरपतवार निकालने के लिए हम अपने पौधों के पास निराई गुड़ाई करते हैं। तो निराई गुड़ाई जब करते हैं तो मिट्टी कुछ अलग हो जाती है, निचली सतह से मिट्टी का संपर्क थोड़ा कम हो जाता है।
तो जो मिट्टी का नमी होती है मिट्टी की, वो ऊपरी जो मिट्टी का संपर्क होता है, जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है उसमें ही नमी की मात्रा कम होती है। बाकी जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी संरक्षित रहती है, बची रहती है। ये कैसे होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जल की वाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि होने से रुक जाती है। इस प्रकार द्वितीयक भूपरिष्करण की क्रियाओं को पलवार या मल्च भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, पलवार या मल्च। ये क्या होता है? तो पलवार या मल्च वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को, जैसे कि हमने कोई फसल लगा रखी है, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, तो जो मिट्टी होती है, निराई गुड़ाई करने पे मिट्टी की ऊपरी सतह अलग हो जाती है, थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो यही प्रक्रिया है जो मृदा नमी को संरक्षित रखती है, और इसी क्रिया को पलवार या मल्च भी कहते हैं। पौधों को गिरने से बचाना। अब द्वितीयक भूपरिष्करण द्वारा पौधों को गिरने से हम कैसे बचाते हैं, आइए देखते हैं। फसलों में मिट्टी चढ़ा देने से फसलों को गिरने से बचाया जा सकता है। जैसे कि अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना, उसका इंग्लिश मतलब होता है अर्थिंग अप, पेड़ी लगाना। एक तरह से देखा जाए तो पेड़ी, कोई भी हमारी फसल है उसके चारों तरफ मिट्टी की पेड़ी तैयार करेंगे, ऐसे मिट्टी की पेड़ी तैयार करेंगे तो वो जो हमारी फसल होगी, फसल का जो पौधा होगा वो गिरने से बचेगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि पौधों का गिरने से बचना। जैसे गन्ना या मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाना। जैसे कि एक देखते हैं हम अक्सर आलू ले लेते हैं, तो आलू की जो फसल होती है उस पर मिट्टी हम चढ़ाते हैं आलू के, ताकि उसके कंदों का अच्छे से विकास हो सके, बड़े हो सके। तो यही है पौधों को गिरने से बचाना। आगे देखते हैं भू परिष्करण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिलेज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो एक टिलेज होता है, जुताई के समय के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। जो टिलेज है, भू परिष्करण है, इसको जुताई के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जुताई से पूर्व भू परिष्करण, और दूसरा है उसके बाद। तो देखते हैं, बुआई के पहले भू परिष्करण और दूसरा है बुआई के बाद भू परिष्करण। अब बुआई के पहले का भू परिष्करण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बुआई के पहले भू परिष्करण फसल काटने के बाद से नई फसल बोने से पहले तक की भू परिष्करण संबंधित क्रियाओं को खेती की तैयारी करना कहते हैं। इसे बीज सया की तैयारी भी कहते हैं। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि बुआई से पहले एक फसल की हमने बुआई करी, हमारी फसल पैदा हो गई, फसल की कटाई करी, कटाई के बाद हम जब दूसरी फसल लेने की तैयारी करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, तो दूसरी फसल ज़मीन में डालने से पहले हम अपने खेतों में जो क्रिया करते हैं उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को बुआई से पहले भू परिष्करण या प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण विभिन्न प्रकार के हलों द्वारा दबी हुई मिट्टी को खोलने की क्रिया को प्राथमिक भू परिष्करण या जुताई कहते हैं। कहने का मतलब हम अनेक प्रकार के अलग अलग हल, मिट्टी पलट हल से या फिर कल्टीवेटर से अपने खेतों को बुआई से पहले अपने खेतों को जुताई करते हैं, तो वही क्रिया है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। इससे मिट्टी ऊपर नीचे होती है, मिट्टी की दशा दिशा चेंज हो जाती है, मिट्टी की निचली सतह ऊपर आ जाती है, ऊपरी सतह नीचे हो जाती है, यानी कि मिट्टी पलट जाती है। और जो उसमें खरपतवार होते हैं, खरपतवारों से भी बचा जा सकता है, खरपतवारों का भी नियंत्रण किया जा सकता है। आगे देखेंगे जुताई का उपयुक्त समय। जुताई का समय यानी जुताई करने के लिए उपयुक्त समय क्या होना चाहिए। जुताई का ठीक समय मृदा में नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। जब हम अपने खेत में या अपने खेत की जुताई करते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पे? नमी की मात्रा पे। जब मिट्टी सूखी होती है तो जुताई कठिन होती है, और जब मिट्टी में नमी होती है तो मिट्टी आसानी से जुताई होती है। जुताई की गहराई, डेप्थ ऑफ प्लाविंग, जुताई की गहराई क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो जुताई उस गहराई तक करना उचित है जहाँ पर पौधों की जड़ों के पहुँचने की संभावनाएं रहती हैं। कितना? जहाँ पर जुताई की गहराई जो है इतनी करनी चाहिए कि जहाँ पे जो हमारे कौन सी क्रॉप ले रहे हैं उसकी जड़ों की गहराई कितने नीचे तक होती है, उसको ध्यान में रख के करनी चाहिए। आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है जुताइयों की संख्या, यानी कि कोई फसल लेने के लिए हम कितनी जुताई करते हैं। तो जुताई की संख्या मिट्टी के प्रकार, खरपतवारों की उपस्थिति और मृदा उपस्थिति, फल अवशेषों पर निर्भर करती है। जो जुताई की संख्या होती है ये खरपतवारों पर, मृदा की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो ज़्यादा जुताई, और फिर मिट्टी मृदा में उपस्थित
खरपतवारों की उपस्थिति और फसल के अवशेष जो फसल होते हैं उन पे जुताई निर्भर करती है। भारी भूमियों में 3 से 5 जुताई करते हैं। कितना? जो भारी भूमियाँ होती हैं, कठोर होती हैं, उनमें 3 से 5 जुताई करनी चाहिए, और जो हल्की भूमियाँ होती हैं उनमें 1 से 3 जुताई। कितना? 1 से 3 जुताई करना लाभप्रद होता है। वहीं अगला हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण यानी सेकेंडरी टिलेज। ये क्या है? द्वितीयक भू परिष्करण, सेकेंडरी टिलेज क्या है? तो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, प्राथमिक भू परिष्करण करने के बाद हम अपने खेतों में जो क्रिया या जो कार्य करते हैं वही द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। या ऐसे देखते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण के बाद मिट्टी को महीन करने के लिए हल्की जुताई, गुड़ाई को द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। यानी प्राथमिक पूरी हो जाती है प्राथमिक भू परिष्करण, तो उसके बाद जो क्रिया की जाती है उसे द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। बड़े बड़े ढेलों को तोड़ना, सतह को चिकना करना या मिट्टी को बराबर करना, मिट्टी को दबाने के लिए मिट्टी पर पाटा चलाया जाना ताकि मिट्टी में नमी संरक्षित रहे। इसके बाद बुआई के लिए खेत तैयार हो जाते हैं, और बुआई की क्रिया एक प्रकार की भू परिष्करण होती है जिसे द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। जब हम बुआई करते हैं, खेत में अपने फसल की बुआई करते हैं, तो वह क्रिया द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती है, जिसे हम द्वितीयक भू परिष्करण की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं, एक तो जुताई के पहले का भू परिष्करण था, एक जुताई के बाद का भू परिष्करण, तो बुआई के बाद का भू परिष्करण। तो खड़ी फसल में की जाने वाली भू परिष्करण क्रियाओं को बाद की गुड़ाई कहते हैं। ड्रिल अथवा पौधों के पास में उर्वरक डालना, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप तथा निराई गुड़ाई करना आदि बाद की गुड़ाई के कार्य। जो बुआई के बाद का भू परिष्करण होता है वो बुआई के बाद, जैसे कि हम अपने फसलों के पास उर्वरक को डालना या फिर उन पे मिट्टी चढ़ाना पौधों पे, या फिर उनमें निराई गुड़ाई करना, ये सारी क्रियाएं बुआई के बाद का भू परिष्करण कहलाती है। अब आगे देखते हैं, एक होता है न्यूनतम भू परिष्करण। क्या होता है न्यूनतम भू परिष्करण या मिनिमम टिलेज? क्या है ये? तो देखते हैं, अच्छी बीज सया बनाने, शीघ्र अंकुरण, बीज का उपयुक्त जमाव और अनुकूल वृद्धि की दशाओं को प्राप्त करने के लिए जितनी कम से कम जुताई आवश्यक हो उसे न्यूनतम जुताई या मिनिमम टिलेज कहते हैं। यहाँ पे कहने का हमारा सीधा सा मतलब ये है कि हमें पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए अपने ज़मीन पर कम से कम जुताई भी करें, और उसके बाद हमारे पौधों की वृद्धि और विकास भी अच्छा हो, अंकुरण जल्दी हो, बीज का उपयुक्त जमाव, बीज का जमाव भी पूरी तरीके से हो, और अनुकूल वृद्धि की दशाएं भी प्राप्त करें। कहने का मतलब हमारा यहाँ सीधा सा ये है कि जो हमारी मिट्टी है, जो हम जिस पे फसल लेते हैं या फसल जब लगाते हैं, तो मिनिमम टिलेज कम से कम जुताई करके पौधों को अच्छी तरीके से पौधों को ग्रो करना, या अच्छे कंडीशन में हमारे पौधे ग्रो हो सके, ये न्यूनतम या मिनिमम टिलेज कहलाता है। न्यूनतम जुताई के कुछ लाभ भी हैं। जो मिनिमम टिलेज है उसके कुछ लाभ हैं, क्या हैं देखते हैं। फसल अवशेष खेत में ही सड़ जाते हैं और भूमि की दशा में सुधार आता है। अगर मिनिमम टिलेज करेंगे, कम जुताई करेंगे, तो जो हमारे एक फसल जो हमारी पहले वाली फसल होती है उसके जो फसल होते हैं वो हमारी मिट्टी में ही, ज़मीन में, खेत में ही सड़ जाते हैं और मिट्टी की दशा में सुधार आती है। पानी का आवागमन अधिक जीवाश्म के कारण सुगम हो जाता है। जो पानी होता है, पानी सरफेस एरिया पे अधिक सुगमता से आता जाता रहता है, और मृदा संरचना में सुधार होने से जड़ें अधिक फैलती हैं, और मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है जिससे जड़ों का विकास होता है और जड़ें और फैलने लगती हैं। न्यूनतम भू परिष्करण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनिमम टिलेज। क्या? टाइप्स ऑफ मिनिमम टिलेज। न्यूनतम भू परिष्करण निम्न प्रकार के होते हैं। एक पहला है संयुक्त भू परिष्करण एवं बुआई। क्या है? संयुक्त भू परिष्करण एवं बुआई। खेत में भू परिष्करण की संख्याओं को नियंत्रित अथवा कम करने के लिए कभी कभी दो क्रियाओं को एक साथ संयुक्त रूप से किया जाता है, उसे संयुक्त भू परिष्करण कहते हैं। यह कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा अर्थ ये है कि हम फसल लेने के लिए एक साथ दो क्रियाएं जब हम करते हैं अपने खेतों में, तो वो संयुक्त भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। आगे बात करेंगे हल पटल भू परिष्करण। ये क्या है हल पटल भू परिष्करण? तो खेत की जुताई तथा बुआई, रोपाई एक ही भू परिष्करण क्रियाओं के अंतर्गत की जाती है। खेत की जो बुआई होती है, रोपाई होती है, वो एक ही भू परिष्करण के अंतर्गत की जाती है। इस विधि द्वारा हल में ही बीज की बुआई अथवा रोपाई करने वाला यंत्र लगा होता है। हल पटल भू परिष्करण जो होता है, इसमें जो हल होता है उसी के साथ
या तो फसल बीज गिरते रहते हैं, बीज की बुआई होती है या फिर रोपाई होती है। ये यंत्र हल के साथ ही लगे रहते हैं, जिसमें जुताई के साथ साथ हमारे पौधे भी उसमें रोपे जाते हैं या बीज बोए जाते हैं। जुताई के साथ साथ रोपाई भी हो जाती है और बुआई भी हो जाती है। यह विधि बलुई दोमट मृदाओं के लिए, कहाँ पे, जहाँ की मृदाएं बलुई दोमट हों वहाँ उपयुक्त विधि होती है। आगे देखेंगे शून्य भू परिष्करण। क्या शून्य भू परिष्करण? न्यूनतम भू परिष्करण की चरम अवस्था ही शून्य भू परिष्करण कहलाती है। किसी फसल की बुआई से पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से बुआई करना भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य भू परिष्करण। हम यहाँ पे समझेंगे शून्य भू परिष्करण क्या है। शून्य भू परिष्करण वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें हम एक फसल की कटाई करते हैं। कटाई के बाद जब हम नई फसल की तैयारी करते हैं तो हम जहाँ अपने पौधों की रोपाई करते हैं या बीज बोते हैं, सिर्फ पार्टिकुलर उसी स्थान की जुताई गुड़ाई करते हैं और फसल को देते हैं। तो ये शून्य भू परिष्करण कहलाता है। ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा अमेरिका में अपनाई जाती है और इस प्रक्रिया में हमें हमारा जो है खाद, पानी और जुताई का श्रम, जुताई की लागत में भी बचत होती है। आगे हम देखेंगे ये कहाँ पे, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चारागाहों के पश्चात धान की फसल उगाने के लिए शून्य भू परिष्करण किया जाता है। कहाँ पे? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में धान की फसल काटने के बाद चारागाह खत्म होने के बाद धान की फसल शून्य भू परिष्करण के द्वारा ही लेते हैं। चारागाहों को भेड़ द्वारा बहुत अधिक रूप से चरा दिया जाता है, भेड़ बकरियों द्वारा चरा दिया जाता है ताकि वहाँ की घासें एकदम इन पशुओं द्वारा चर के ख़त्म हो जाएं। इसके बाद सीड सोडर यंत्र की सहायता, एक सीड सोडर यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम बीज को ज़मीन में ट्रांसप्लांट करते हैं, बुआई करते हैं, धान की रोपाई कर देते हैं और फसल की रोपाई करने के पश्चात खेत की सिंचाई भी कर देते हैं। और फसल शून्य भू परिष्करण में सीधा सीधा हम समझते हैं पार्टिकुलर, ये हमारा खेत हो गया, यहाँ पे हमें फसल की रोपाई करनी है तो पार्टिकुलर उसी जगह की निराई गुड़ाई करनी है और फसल को लगा देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगली जगह ऐसे करना है। तो ये जो हमारा बीज की जगह है ये हमारी जो है बच जाती है, इस पे हमें जुताई करनी नहीं पड़ती है, ना तो यहाँ पे खाद बीज उर्वरक का लॉस होता है और पानी भी सीधा पानी की भी बचत होती है। इन एरियाज़ में पानी कम सोखेगा, ज़मीन कम सोखेगी और हमारे तो इसकी वजह से पानी की खपत भी कम होगी। अब देखते हैं न्यूनतम भू परिष्करण के क्या लाभ हैं। न्यूनतम भू परिष्करण करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो न्यूनतम भू परिष्करण के कुछ निम्न लाभ हैं, जैसे कि पौधों की जड़ों में बहुत कम अवरोध होता है। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में बहुत कम अवरोध होता है। मृदा की अंतःश्रवण दर में वृद्धि हो जाती है। मृदा की जो खींचने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। वर्षा के जल का अपवाह होने से मृदा कटाव कम होता है। जब बारिश होती है तो उससे मृदा का कटाव कम होता है। कैसे कि बारिश हुई, हमारे पौधे पार्टिकुलर जगहों पे लगाए गए हैं, तो ये सब जगह तो हमारी जुताई नहीं हुई है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ की मिट्टी कठोर हो जाती है और वर्षा के जल के साथ यहाँ की मिट्टी का कटाव कम होता है। ये शून्य भू परिष्करण के कुछ लाभ थे। अब कुछ हानियों के बारे में देखते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण, न्यूनतम डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमम टिलेज। न्यूनतम भू परिष्करण की क्रियाओं से निम्नलिखित हानियां होती हैं। जो न्यूनतम भू परिष्करण की क्रियाएं होती हैं उससे कुछ निम्न हानियां होती है, जैसे कि खेत के बिना जुताई करके बुआई करने से बहुवर्षीय खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। जैसे कि हम अपने खेत की जुताई नहीं करते हैं, पार्टिकुलर एक ही जगह पे जहाँ पे हमें अपनी फसल को लगाना है उसी जगह की गुड़ाई करके फसल को लगा देते हैं, तो जो बाकी का एरिया बचा हुआ है वहाँ पे बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं वो उगाते हैं और अभी हम जुताई करते हैं तो वो फसल मिट्टी में दब के सड़ जाते हैं, तो खरपतवार अधिक हो जाते हैं, खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। बिना जुताई किए ही बुआई करने से पौधों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण कम मात्रा में होता है। जब मिट्टी की संरचना कठोर हो जाती है तो जो हमारे पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट खींचने में भी परेशानी होती है। मृदा की सघनता बढ़ जाने से बड़े रंध्र बन जाते हैं जिससे मृदा में निक्षालन तीव्र गति से होता है। क्या होता है, जब मृदा की जुताई नहीं करते हैं तो उसके जो रंध्र होते हैं दरारें पड़ जाती हैं बाकी खाली बचे जगहों पर, तो मृदा में निक्षालन तीव्र गति से शुरू हो जाता है। और इस विधि में देखते हैं क्या
पोषक तत्वों का निर्क्षालन अथवा हास्य अधिक होता है। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका भी हास्य अधिक होता है। खरपतवारों के अधिक प्रकोप होने के कारण फसलों के पौधों अपेक्षाकृत कम स्थापित हो पाते हैं। उसमें जब अधिक खरपतवार हो जाते हैं तो हमारे पौधों के ग्रोथ कम होती है, कम पौधों का ट्रांसप्लांट हो पाता है। फसल में कीट तथा बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। फसल में जो है कीट और बीमारियों का अधिक प्रकोप हो जाता है। कैसे? जब दूसरी जगहों पे जो खाली जगह होगा, खाली एरिया होगा जहाँ पे जुताई नहीं किए होंगे, वहाँ पे खरपतवार उसके साथ साथ कीटों की भी संख्या बढ़ जाती है, जो हमारे मेजर क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीरो टिलेज यानी शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण का अर्थ है या जीरो टिलेज का अर्थ कम जुताई का चरम रूप है। इसमें प्राथमिक भू परिष्करण बिल्कुल नहीं किया जाता है और द्वितीयक भू परिष्करण केवल पौधों की कतारों तक सीमित होता है। बीज सया को बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे नो टिलेज भी कहते हैं। इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर हवा पानी के कारण भूक्षरण का खतरा होता है। ये जो जीरो अथवा शून्य भू परिष्करण होता है यह उन एरियाओं में किया जाता है जहाँ पे अधिक हवाएं तेज चलती हैं या फिर पानी के द्वारा मृदा कटाव होता है या हवाओं के द्वारा मृदा कटाव होता है। उन क्षेत्रों में शून्य भू परिष्करण जीरो अथवा शून्य भू परिष्करण किया जाता है या फिर इसे नो टिलेज कहते हैं या फिर इस प्रक्रिया को बिना जुताई खेती भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।